हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन जेनेटिक्स। तो बायोकेमिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है एंजाइम्स। तो पहले हम इसके थोड़े से फैक्ट्स कवर कर लेते हैं जो कि एंजाइम्स में मोस्टली जो कि एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, ARS नेट में मोस्टली। तो एंजाइम जो टर्म थी वो कॉइन की थी फ्रेडरिक W कोहने ने 1878 में, और फर्स्ट एंजाइम जो आइसोलेट किया गया था वो किया गया था यूरिएज और समनर ने इन 1926। फिर और साथ में उन्हीं ने ये बताया था कि केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम जो है वो प्रोटीनेशियस होता है, मतलब एंजाइम जो है प्रोटीन का ही एक पार्ट है, और सॉरी एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स हैं। फिर की एंड लॉक मॉडल है वो एमिल फिशर ने दिया था, और इंड्यूस्ड फिट मॉडल कॉस्टलैंड ने दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला है कि एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। मतलब बायोकैटलिस्ट का मतलब है कि ये जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है इन रिएक्शंस को ये फास्ट करवाते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस में। और दूसरा, डू नॉट गेट चेंज्ड ड्यूरिंग रिएक्शंस, मतलब ये रिएक्शंस कंडक्ट करवाते हैं, सबस्ट्रेट को चेंज करते हैं प्रोडक्ट में, बट खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो वापस अपनी जो भी इनकी फॉर्म होती है, एक्चुअल फॉर्म, उसमें वापस आ जाते हैं। फिर ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। पहले तो माना जाता था कि जितने भी एंजाइम्स हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट कुछ टाइम बाद पता चला कि कुछ जो एंजाइम्स है वो RNA भी होते हैं। कुछ RNA स्पेशलाइज्ड RNA कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो एंजाइम्स का काम करते हैं। उन्हें कहते हैं राइबोजाइम्स, जिसको थॉमस सैक इन्होंने इसको 1981 में डिस्कवर किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एंजाइम कैटलाइज ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। जितने भी मोस्टली बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं, सेल्स में होते हैं, वो एंजाइम्स कंडक्ट करवाते हैं। फिर है इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये क्योंकि इनको बायोकैटलिस्ट बोला जाता है तो इनको ये क्या करते हैं, इनका मेन काम है ये रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं। इट इज़ हाईली स्पेसिफिक किस चीज़ के लिए है? pH के लिए और टेम्परेचर के लिए। इनका कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें ये काम करते हैं, और पर्टिकुलर ही pH होता है जिस पे ये काम करते हैं। जैसे ही pH थोड़ा सा भी हिला डुला इधर से उधर, वैसे ही इनकी जो एफिनिटी है वो ये अपनी एफिनिटी लूज़ कर देते हैं और थोड़ा रिएक्शन स्लो हो जाता है। नेक्स्ट है नेवर चेंजेस इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है कि जैसे कोई सबस्ट्रेट्स है और वो प्रोडक्ट में चेंज होने हैं। मान लो ये 100 सबस्ट्रेट है और इसके 90 जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होने हैं। अब चाहे एंजाइम हो या ना हो, मतलब अगर एंजाइम नहीं है तब भी ये मॉलिक्यूल्स किसी ना किसी तरह से रिएक्शन करके 90 प्रोडक्ट इसके बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो ये जो 90 है, ये जो प्रोडक्ट है, ये फास्ट बनेगा। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि एंजाइम के होने से वो रिएक्शन फास्ट होगा। एंजाइम के होने से ये नहीं होगा कि वो प्रोडक्ट अब 90 की जगह 95 बनने लग जाए। यहाँ 10 होंगे और वहाँ 90 होंगे। ये इक्विलिब्रियम मेंटेन है, ये प्रोडक्ट की तरफ कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन है। इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है थर्मोडाइनमिक्स की वजह से, फ्री एनर्जी की वजह से। वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या होता है, लेकिन उस फ्री एनर्जी की वजह से कोई भी जो रिएक्शन है वो फेवर करता है प्रोडक्ट की साइड को या सबस्ट्रेट की साइड को। तो मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा 10 और 90 में ही, चाहे एंजाइम हो या ना हो। एंजाइम हो तो ये 90 फास्टर अचीव होगा, बस ये फ़र्क है। मान लो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ये हिल है, हिल टॉप है, ये यहीं से लिख लो कि यहाँ से 10 में से 9 लोगों को यहाँ जाना है। 10 में से 9 लोगों को यहाँ जाना है। तो अभी इस हिल को क्रॉस करते यहाँ से जब हिल क्रॉस करेंगे ये लोग तो इनको टाइम लगेगा इधर पहुँचने में। ये था विदाउट एंजाइम। अगर एंजाइम इन्वॉल्व हो, एंजाइम का मतलब है किसी ने मान लो इस हिल में अब यहाँ से यहाँ के लिए टनल बना दी एक। अब ये 10 में से जो 9 लोग हैं यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे इधर। पहले 1 दिन लग जा रहा था, मान लो इनको चलते 1 दिन में ये पहुँचते थे यहाँ पे, अब ये आधे घंटे में पहुँच गए यहाँ पे टनल से।
एंजाइम का बस यही काम है, एंजाइम ने मतलब टनल बना दी एक, वो 9 लोग यहाँ पहुँच गए। अब ऐसा नहीं होगा कि 10 के 10 वहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, 9 ही पहुँचेगी। अगर 10 गलती से पहुँच भी गए तो एक वापस हो जाएगा। तो इसीलिए वो इस तरह से मेंटेन करते हैं कि वो कई बार रिवर्सिबल रिएक्शन भी क्रिएट करते हैं अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो। इसी को बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, ये इक्विलिब्रियम चेंज नहीं करते। और नेक्स्ट है इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ऊपर हिल वाला, वही एक तरह से एंजाइम का काम है एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करना। अब ये कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को मतलब लोअर करते हैं, वही अगर आप इसको यहाँ पे एनर्जी की तरह मान लो, जैसे ये सबस्ट्रेट है, यहाँ ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। एक सिस्टम में पहले एक एनर्जी है, ऑलरेडी सिस्टम में एनर्जी है, तो यहाँ से इसलिए स्टार्ट हुआ है, सिस्टम में ऑलरेडी एनर्जी है। अगर एंजाइम नहीं भी होगा तो ये किसी ना किसी तरह से मॉलिक्यूल्स बहुत लंबे समय में चेंज होंगे प्रोडक्ट में, तो वो एनर्जी है ये। लेकिन इस एनर्जी जब ये अगर विदाउट एंजाइम ये चेंज होने से प्रोडक्ट में, तो इसको यहाँ इस लेवल पे आके ये एनर्जी चाहिए, तब कहीं ये प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए। लेकिन एंजाइम क्या करता है, यही एक्टिवेशन एनर्जी है, इससे यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है ये वाली, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब इसी एक्टिवेशन एनर्जी को इसने चेंज कर दिया। आप देखिए ये जो नया ग्राफ बना है इस तरह से, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करके एंजाइम ने उसी काम को जल्दी कर दिया। फिर अब डिस्कस करते हैं हम पार्ट्स ऑफ एंजाइम। मतलब एंजाइम किस किस से मिलके बना होता है। पहले तो 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक सिंपल एंजाइम और एक कॉन्जुगेटेड होलो एंजाइम। सिंपल एंजाइम मतलब एक सिर्फ प्रोटीन का पार्ट है, मतलब प्रोटीन है वो, उनके पास कैटालिटिक एक्टिविटी है, वो सिंपल प्रोटीन है, अपने में ही वो एक एंजाइम है, वो अपने में वो पूरा रिएक्शन खुद ही कंडक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रोटीएजेस हो गया, जैसे प्रोटीएज हो गया, अमाइलेज हो गया, ये बस प्रोटीन पार्ट है, सिंपल एंजाइम। फिर दूसरा है कॉन्जुगेटेड होलो एंजाइम। कॉन्जुगेटेड होलो एंजाइम का मतलब है कि इनको कुछ प्रोटीन, इनके पास कुछ प्रोटीन का पार्ट है और कुछ इन्हें या तो कुछ इनको किसी और मॉलिक्यूल की भी मतलब ज़रूरत पड़ती है। तो इनमें होलो एंजाइम में जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, मतलब प्रोटीन पार्ट होता है, वो बोलते हैं, उसे बोलते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है उसे बोलते हैं कोफैक्टर। अब कोफैक्टर जो है, मोस्टली तो कोफैक्टर हम मेटल आयंस को बोलते हैं, जब भी देखते हैं, जब भी हम बात करते हैं इसकी, तो कोफैक्टर मेटल आयंस रहते हैं। लेकिन कोफैक्टर भी डिवाइडेड है 2 ग्रुप्स में, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा है कोएंजाइम। अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो कोएंजाइम है, और मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी होते हैं वो विटामिन्स होते हैं। और जब भी आप विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे तो जो विटामिन बी है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है पूरा, उसमें उनके कोएंजाइम फॉर्म भी दिए होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम के पर्सपेक्टिव से और विटामिन के पर्सपेक्टिव से। इस पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं कोई ना कोई कि किस विटामिन का कौन सा एक कोएंजाइम फॉर्म है, वो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो यहाँ भी इन्वॉल्व है कि किस एंजाइम के साथ कौन सा कोएंजाइम लगता है, और वो वहाँ भी इन्वॉल्व है कि कौन सी एंजाइम कोएंजाइम फॉर्म है किस विटामिन की। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो फिर ये हाँ, पहला हो गया कोएंजाइम और दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज़ जो भी कोफैक्टर है वो जो अगर टाइटली बाउंड है, मतलब वो इजीली रिमूवेबल नहीं है, बिल्कुल टाइटली बाउंड है, वो उसे हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और प्रोस्थेटिक ग्रुप में ज़रूरी नहीं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हो, प्रोस्थेटिक ग्रुप में मेटल आयंस भी हो सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स में मोस्टली ये कन्फ्यूजन रहती है, मुझे भी थी, कि प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, नॉन ऑर्गेनिक पार्ट है वो कोफैक्टर हो गया, इस तरह से याद रहता था। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोस्थेटिक ग्रुप में भी मेटल्स आयन होते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है FAD है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में, मतलब ये बहुत टाइटली बाउंड होता है। और टाइटली बाउंड का मतलब है इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है और नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कोवेलेंट बॉन्डिंग है कि नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग है या बोथ है, कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है प्रोस्थेटिक ग्रुप को लेके। तो और दूसरा कि इसमें मेटल आयन है, जैसे कि जिंक है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। अब नेक्स्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन।
जो एंजाइम की क्लासिफिकेशन इस पार्ट से, वैसे तो क्वेश्चंस काफ़ी कम बनते हैं, लेकिन ये पार्ट इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप आगे कोई भी अगर बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, देखते हैं या पर पढ़ते हैं किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में, फिर उसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हो अगर आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से याद है। आप गैस भी कर सकते हो कि कोई रिएक्शन किस से क्या बन रहा है, तो उसमें क्या इन्वॉल्व होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ग्लूकोज, जब ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है तो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो कौन सा एंजाइम होता है, तो वहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है, वो यूज़ होता है। तो जो काइनेज एंजाइम है, एक सब क्लास आएगी आगे, वो काइनेज एंजाइम है, वो क्या करता है, वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है कहीं भी। तो अगर आपको, और वो एटीपी के प्रेजेंस में करता है, अगर आपको नहीं भी पता है कि यहाँ पे क्या होगा तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सीधा अगर आप वहाँ पे काइनेज भी लिख लेंगे तो भी मतलब पता लग जाएगा। अगर यार ऑप्शंस में बहुत सारे एंजाइम्स दे रखे हैं लेकिन किसी एक एंजाइम के पीछे काइनेज है, बाकी के पीछे नहीं है, और उसमें आपने देख लिया कि अच्छा काइनेज है तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है और एटीपी की प्रेजेंस में हुआ है, आपको याद है इतना सा रिएक्शन, तो आप उसमें तुरंत टिक कर सकते हो और इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। तो ये इस तरह से आपको हेल्प कर सकता है क्लासिफिकेशन, अगर आपको याद है तो क्लासिफिकेशन में जो है वो 6 क्लासिफिकेशन है: ऑक्सीडोरेक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज और लाइगेज। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये इसी सीरीज़ में याद होनी चाहिए। ये EC1 EC2 ये जो है ये एंजाइम की क्लासिफिकेशन इसी सीरीज़ में याद होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं कर सकते आप। तो इसके लिए न्यूमोनिक्स भी है, कुछ न्यूमोनिक्स आप खुद भी बना सकते हो। वैसे तो कुछ ओथ लिल करके एक लिखते हैं लोग, ऐसे करिए ओथ लिल, या फिर कुछ अपने से भी कुछ भी न्यूमोनिक्स बना सकते हो, ईजिली याद हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पहला है ऑक्सीडो रेडक्टेज, नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडो रेडक्टेज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब ये क्या कराएंगे, ये करवाएंगे आपके रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। और रेडॉक्स रिएक्शन हमेशा दोनों रिएक्शन एक ही साथ होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की एडिशन होती है, दूसरे में हाइड्रोजन की एडिशन होती है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, इस तरीके से। या इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट होता है तो वो रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन अगर कोई देता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये कोई NAD पॉजिटिव है और उसके कोई सबस्ट्रेट है, बाद में NADH बन गया, ये रिड्यूस हो गया, यहाँ रिडक्शन हो गई और यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना वो ऑक्सीडाइज हो गया, इस तरीके से। तो इनकी जो सब क्लासेस है वो है ऑक्सीडेज। पहली यहाँ क्या है, यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो भी ऑक्सीडेज होगा वो, जैसे ETC में एक एंजाइम है ऑक्सीडेज करके, वो उसमें इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन होता है, एक वो हो गया। दूसरा है डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज में मतलब जहाँ ऑक्सीजन के अलावा कुछ और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो है डिहाइड्रोजिनेज, लाइक NAD पॉजिटिव, FAD पॉजिटिव, ये डिहाइड्रोजिनेज। इस जो ये रिएक्शन कंडक्ट कराएगा यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होगा मतलब। फिर पेरोक्सीडेजेस, पेरोक्सीडेजेस का भी पेरोक्सी, ये जो पेरोक्सी मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फिर आ गया ऑक्सीजिनेज। ऑक्सीजिनेज का मतलब है कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, सिंपली बस ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी भी रिएक्शन में, वो ये है। अब नेक्स्ट है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज का क्या है, ट्रांसफरेज नाम से ही पता है, ट्रांसफ़र, किसी चीज़ का ट्रांसफ़र करेगा ये, तो ये क्या करेगा, किसी भी ग्रुप का ट्रांसफ़र करेगा, ये फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफ़र। तो ट्रांस कार्बोक्सिलेज मतलब CO2 का ट्रांसफ़र करेगा। काइनेजेस जैसा मैंने पहले बताया फॉस्फेट का ट्रांसफ़र करेगा ATP की मदद से, जैसे कि वो था हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज में जब ATP ग्लूकोज में ऐड होता है, ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है, तो उसमें हेक्सोकाइनेज यूज होता है, पीछे काइनेज लगा है। हेक्सो मतलब हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन की शुगर है हेक्सोज, और काइनेज मतलब काइनेज जो है वो फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर रहा है ATP की प्रेजेंस में। फिर आया फॉस्फोराइलेज। अब इसमें क्या होता है, फॉस्फोराइलेज, जहाँ फॉस्फोराइलेज होगा इसमें भी फॉस्फेट का एडिशन तो होगा लेकिन ATP नहीं यूज़ होगा, तो यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज़ होगा बिना ATP के। फिर है ट्रांस अमाइनेज, यहाँ ये सीधा ट्रांस अमाइनेज मतलब अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस में क्या है, हाइड्रो मतलब
हाइड्रो मतलब वाटर, तो एडिशन ऑफ वाटर वाइल बॉन्ड क्लीवेज एंड डू नॉट रिक्वायर डज नॉट रिक्वायर कोएंजाइम। सो इसकी सब क्लासेज है, जैसे फॉस्फोडाइएस्टरेज। फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम है जो कि शुगर बैकबोन को जो तोड़ता है उसको, उसमें जो फॉस्फेट ग्रुप का जो बैकबोन में होता है ना, शुगर बैकबोन डीएनए की, उसको जो तोड़ने वाला एंजाइम है वो है फॉस्फोडाइएस्टरेज, ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फिर उसमें भी मतलब वाटर की इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर फॉस्फेटेज जहाँ भी फॉस्फेट का रिमूवल होगा वहाँ फॉस्फेटेज एंजाइम आएगा, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। और ये काइनेज और फॉस्फेटेज मोस्टली एंजाइम यूज़ होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस में, क्योंकि फॉस्फेट का एडिशन और डिलीशन होता रहता है, मतलब एनर्जी है ना फॉस्फेट से, तो उसका एडिशन और डिलीशन होता रहता है मोस्ट जितने भी सिग्नलिंग पाथवे वगैरह चलते हैं इनमें सभी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है दोनों, फॉस्फेटेज और काइनेज सब क्लास। फिर पेप्टाइडेज, इसमें ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का जब प्रोटीन और प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड बना होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, सॉरी अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। वो जब ब्रेक होता है तो वाटर का एडिशन होता है, और जब ये बॉन्ड बनता भी है तब वाटर का वहाँ से रिमूवल होता है। जब आप देखेंगे वाटर का, जब COO वहाँ से एक साइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहाँ पे और दूसरी साइड ये अमाइनो ग्रुप है, जब वो जुड़ते हैं तो वाटर का रिमूवल होता है और अमाइनो एसिड्स बहुत सारे मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो जब भी हम उसमें भी जब हम कैलकुलेशन करते हैं कि कितने अमाइनो एसिड बन के कितने डाल्टन की प्रोटीन बनेगी, तो उसमें जब हम उसका मास लेते हैं तो हमेशा वाटर के उसको रिमूव करते हैं। ये बात भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब इसकी कैलकुलेशन आती है बाद में, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, कई लोग इसको मिस कर जाते हैं। फिर नेक्स्ट है लाइएज। लाइएज क्या करता है कि ये बॉन्ड ब्रेकेज बाय एलिमिनेशन ऑफ ग्रुप, नॉन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। इसमें बस वो ग्रुप का एलिमिनेशन करता है, बाकी और कुछ ऐसे तोड़ता वोड़ता नहीं है किसी चीज़ को, बस ग्रुप निकाल देता है, फंक्शनल ग्रुप को साइड निकाल देता है। जैसे एल्डोलेज, नाम से ये है एल्डिहाइड का ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप का रिमूवल। डी कार्बोक्सिलेज, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे रुबिस्को में है डीकार्बोक्सिलेज रिएक्शन जो होता है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो वैसे ही डिहाइड्रेटेज, रिमूवल ऑफ H2O वाटर। सिंथेज, लिंक टू मॉलिक्यूल विदाउट द यूज़ ऑफ ATP। सिंथेज, एक सिंथेज है और एक सिंथेटेज है। सिंथेज में ATP का यूज़ नहीं होगा और मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ जाएंगे। सिंथेटेज है जहाँ ATP यूज़ होगा और मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। अब जो नेक्स्ट है आइसोमरेज, और सिंथेटेज दूसरी क्लास में आता है, वो आगे देखते हैं, वो लाइगेज का पार्ट है और सिंथेज लाइगेज का पार्ट है। तो नेक्स्ट है आइसोमरेज। आइसोमरेज में क्या है, रीअरेंजमेंट होती है, फॉस्फेट ग्रुप इधर से इधर शिफ्ट हो गया, पहले एक पे था फिर दूसरे पे हो गया शिफ्ट, तो उसमें आइसोमरेज होता है, आइसोमराइजेशन करता है। जैसे कि एक म्यूटेज, इसमें एंजाइम है म्यूटेज, रीअरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और एपीमरेज, जो डिफरेंट एपीमर्स बनते हैं ग्लूकोज और जो हेक्सोज शुगर है उनके, तो उसमें जो एपीमरेज यूज़ होता है वो एक से दूसरे में कर सकता है। मान लो ग्लूकोज से गैलेक्टोज में कर रहा है शुगर को कन्वर्ट, के मैनोज में कर रहा है शुगर को, वो दोनों एपीमर है इनके, तो वो चेंज करता रहता है। तो उसको जब रीअरेंजमेंट ऑफ उसमें कार्बन्स पे रीअरेंजमेंट करता है वो आइसोमर्स बनाता है, तो उसे एपीमरेज बोलते हैं, ये आइसोमर्स है। फिर लास्ट है लाइगेज। लाइगेज में है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। सब क्लास है सिंथेटेज, यहाँ ATP की हाइड्रोलिसिस होगी और बॉन्ड बनेगा। सिंथेटेज, आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इसमें T आ रहा है, ATP में भी T होता है, ATP वैसे ही सिंथेटेज, तो जहाँ T आया वहाँ ATP का यूज़ होता है। ये लाइगेज जो एंजाइम है, यही एंजाइम जो है वो जब आपका DNA रेप्लिकेशन हो रही होती है, तो जो लास्ट में जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स है उनको जब बॉन्ड उनका जो बनाना होता है उसमें ये लाइगेज एंजाइम यूज़ होता है वहाँ पे लास्ट में, तो और वहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम वो आगे हम एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ेंगे। एंजाइम काइनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगा एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर भी, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में आता है। ERS नेट में भी आएगा, ICR में भी आता है, ICRSRF में भी आता है, CSIR में भी आता है, और इसको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी के साथ पढ़ाऊँगा, मतलब हमेशा याद रहेगा, ऐसा इस तरह से पढ़ाऊँगा ये वाले टॉपिक को। सो देखते रहिए आप मेरी वीडियो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मुझे लाइक करिए हर वीडियो पर,
थैंक यू वेरी मच।